जोधपुर का वो गांव आज तक वीरान ही रहा है। कहते हैं कि वो गांव, वहाँ का घर किस्मत वाले का होता है, जहाँ का मिट्टी पत्थरों की कीमत होती है। नहीं तो भला मिट्टी और पत्थरों की क्या ही कीमत, ये तो बुराने के लिए ही होते हैं। लेकिन सब संपन्नताओं के बावजूद भी वहाँ एक कमी थी। वहाँ कोई परिवार कभी नहीं बस पाता था। जहाँ भी गांव के नौजवान के ब्याह की बात आती तो ब्याह के बाद उसे गांव छोड़ देना पड़ता था। कारण था वहाँ भटकने वाली आत्मा। वो किसी भी नवपति को बसने ही नहीं देती थी। इसका कारण क्या था, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया था। देवेश एक पत्रकार था। न्यूज़ चैनल की मजबूरी की गवाही, टीआरपी बढ़ाने के लिए खौफनाक सच्चाई को बड़े ही चटकारे अंदाज में परोसने के लिए देवेश को उस गांव में टीवी शूटिंग के लिए भेजा गया। देवेश के पास एक अत्याधुनिक कैमरा था जो कि एक साथ वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेता था और कैमरे में सेटिंग्स लगाकर वीडियो भी शूट कर सकता था। शाम के धुंधले फैल चुके थे। पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी रात बहुत देर से होती थी। गांव में अपने आने के उद्देश्य बताने के बाद देवेश ने गांव के सरपंच से रहने के लिए एक ठिकाना उपलब्ध कराने की बात कही। सरपंच जी एक उम्रदार आदमी थे। उन्होंने देवेश को बहुत ही समझाया। देवेश को वापस लौट जाने के लिए भी कहा। उन्होंने उसे और उसके टीवी चैनल्स को हजारों गालियां दी। वो बार बार देवेश से मिन्नतें कर रहे थे कि वो यहाँ नहीं रुके और ऐसा वैसा कोई काम नहीं करे, क्योंकि वहाँ मौजूद वो किसी को नहीं बख्शता। लेकिन देवेश सुनने वालों में से कहाँ था। जोश और धुन में देवेश के होश उड़ चुके थे। हार कर सरपंच जी ने उसे गांव से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक जनसंग्रहालय उपलब्ध करा दिया। देखो बेटा, तुम सब पढ़े लिखे नौजवान हो। मैं तो कहता हूँ कि चले जाओ, यहाँ मत रुको। और अगर अब रुकना भी है तो एक बात का खास ध्यान रखना, अंधेरा होने के बाद रोशनी ना करना। उसे रोशनी की आदत नहीं है। देवेश पहले तो जी हाँ बोलकर वह स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर रात के भोजन के बाद उसने कमरे में आकर अपने मोबाइल और कैमरे के फ्लैश लाइट जलाकर अपना काम करने लगा, क्योंकि उस जगह पर शाम के बाद बिजली काट दी जाती थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे। पूरा इलाका वैसे भी रेगिस्तान का ही भाग था, निर्जन सा। कमरे के दरवाजे के अंदर से बंद कर देवेश अपने काम में लगा हुआ था। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। देवेश बाहर निकला तो देखा सीढ़ियों के नीचे एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ खड़ी थी। बड़ी उम्मीद लेकर उसकी तरफ ही देख रहे थे। देवेश ने पूछा, क्या बात है? हमारा। वो उस बच्चे की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर न जाने क्या कह रहे थे। देवेश को लगा शायद उसका बच्चा बीमार है, इसलिए उसने अपने फ़ोन से सराय के मालिक को उठाने के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश की। देवेश ने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। देवेश परेशानी में पड़ गया। वो औरत लगातार कुछ बोलती जा रहे थे। देवेश किसे क्या बोल रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे सरपंच जी की चेतावनी याद आ गई। वहाँ उन्होंने रोशनी करने के लिए बिल्कुल मना किया था। देवेश ने ध्यान से देखा, उसके पैर उल्टे थे। बच्चा भी, जिसे कि वो अपने कलेजे से लगाए हुए थे, वो भी अब जागकर कुटिल आंखों से देवेश को ही देखे जा रहा था। उसके हाथों की उंगलियां
टेढ़ी मेढ़ी हो रहे थे और नाखून लंबे होते जा रहे थे। आंखों में खून उतर गया था। ये देखकर देवेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो उल्टे पैर अपने कमरे की ओर भागा। दूसरे दिन देवेश अपने धर्मशाला में नहीं था। कमरा खाली था। वहां से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में चट्टानों के बीच मरण अवस्था में वो पड़ा हुआ था। डर के मारे उसकी आंखें बाहर निकल आई थे। पूरा शरीर पीला पड़ गया था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था। क्या बोल रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। यही हश्न होता था हर बार जो भी उस गांव की तहकीकात करना चाहता। इस बार भी वही हुआ। एक बार फिर से उस भूतिया जगह का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। देवेश की हालत देखकर सरपंच जी मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में लाल लहू के डोरे उभर आए। ये कोई मामूली गांव तो नहीं। आखिर वो खुद कौन थे? अपना राज कोई किसी को बतलाता है क्या? तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जंजीरों से जकड़ा नीम का पेड़, उसके साथ एक कीकर के पेड़ पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ है। दोनों पर काले कपड़े गुलमेघ यानी कि बड़ी कील से एक गुड्डे और गुड़िया को बंधे हुए हैं। उन पर लगा लाल रंग का सिंदूर उनकी अलग कहानी बयां करता है। इन पेड़ों के पास रात के समय जाना अपनी मौत को दावत देना होता है, क्योंकि इन पर जिस आत्मा को जकड़ा हुआ है वो कोई आम या साधारण आत्मा नहीं। ये वो इंसान थे जो जब तक जीवित रहे एक विलन से कम नहीं थे, एक अपराधी। हर पूर्णमासी की रात यहाँ पर तरह तरह के तांत्रिक आते हैं। वो इन दोनों को शराब, मांस और तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल होने वाला सामान चढ़ा देते हैं। जिस किसी का बुरा करना होता है उसकी तस्वीर को भी पेड़ के नीचे रख जाते हैं। यहाँ पर करीब 10 या 12 तस्वीर रखी है। तस्वीरों के उनके नाम लिखे हुए हैं। उन सबके चेहरों पर खून से निशान लगाए हुए हैं। आज चंद्र ग्रहण की रात है। आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं। रात के करीब 10 बज गए थे। 2 नई उम्र के तांत्रिक इन पेड़ों के पास कुछ क्रिया कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उनमें से एक उन जंजीरों को खोल देता है। वो शैतान अब आज़ाद हो चुका था। वो एक को तो वहीं मौके पर ही मार डालता है। अब पता नहीं किसे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी। उसे इस पल का कई सालों से इंतज़ार था। उसके इस इंतज़ार को इन मूर्ख लोगों ने पूरा कर दिया। जिसके शरीर पर शैतान ने कब्जा किया है उसका नाम नरेश है। नरेश अपने गांव में झाड़ फूक का काम करता है, लेकिन आज लालच के बस में आकर उसने आज इस शैतान को अपने पीछे लगा लिया है। उसको एक सेठ ने अपने एक दुश्मन को ख़त्म करने के लिए 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो किसी का बुरा करने से पहले खुद का ही बुरा कर लेगा। आज उसके सब तंत्र मंत्र फेल हो गए। तेज आंधी तूफान में वहाँ जैसे ही अपने घर के तरफ चल दिया, लेकिन वो शैतान उसे एक शमशान में ले गया। वहाँ पर एक मुर्दा जल रहा था। वो उस चिता से मांस उठाकर खाने लग गया। अभी वो खा ही रहा था कि एक तांत्रिक उसकी तरफ बढ़ा। तांत्रिक ने उस पर मंत्र फूका, पर उसका उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। वो शैतान और वो तांत्रिक करीब 1 घंटा तक इसी तरह से जूझते रहे। आखिर में उस शैतान ने
तांत्रिक के गले को अपने दांतों से काट खाया। उसका खून वो ऐसे पी रहा था जैसे कई जन्मों का वो प्यासा हो और पानी नहीं पिया हो। धीरे धीरे वो नरेश के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, उसके पीछे गली के सारे कुत्ते भौंक रहे थे। उसके सिर के ऊपर चमगादड़ घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया, सभी गायब हो गए। नरेश की घरवाली ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो शैतान का साया उसके घर के बाहर रह गया, क्योंकि नरेश ने अपने घर को चारों तरफ से मंत्रों से बांध रखा था। नरेश घर के अंदर जाकर जब अपना हाल देखा तो उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके सारे कपड़े खून से सने थे। तभी उसको उल्टी आ गई। उस शैतान ने जो मुर्दा खाया था वो सब उल्टी के द्वारा बाहर आ गया। तभी नरेश की पत्नी मीरा बोली, क्या हुआ आपको? पता नहीं क्या हुआ है मुझे। तुम अजीब सी उल्टी कर रहे हो। मैंने तुमको मना किया था उस जगह पर जाने को, पर तुमने मेरी नहीं मानी। नरेश माथे पर हाथ फेर कर कुछ सोचने लग गया और बोला, वहाँ पर आए एक लड़के से मेरी बहस हो गई। जब हम दोनों लड़ रहे थे तो इसी बीच उसने उस नीम के पेड़ पर बंधे शैतान को आज़ाद कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इस पर मीरा ने कहा, जब मैंने गेट खोला तो तुम्हारे पीछे एक परछाई को देखी। तभी तुम मुझे कुछ पता नहीं। सुबह जाकर मुझे गुरुजी से मिलना पड़ेगा, उनके पास इसका कोई उपाय होगा। जिसके बाद रात भर नरेश किसी तरह अपने घर में ही रहा। वो शैतानी साया उसके घर के बाहर ही रात भर खड़ा रहा। अगली सुबह नरेश एक तांत्रिक को ले आया। तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र किया और फिर नरेश को वापस उसी पेड़ के पास ले गया और फिर नरेश के हाथों से ही उस नीम के पेड़ को वापस से उन जंजीरों से बंधवा दिया। उस दिन के बाद से नरेश के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन नरेश ने ऐसी बेवकूफ़ी फिर कभी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल, इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रही थी। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी एक धप करके आवाज़ आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज़ आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे।
वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते रहे वैसे वैसे आवाज़ तेज होती जा रहे थे। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुंच गए और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक जोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज़ आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते गिरते पड़ते चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहां फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके जोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हों। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था, पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली, तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा, पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहाँ पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियाँ बने हुए थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहाँ दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहाँ तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियाँ, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे
ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहाँ जाते हैं। दिन के समय वहाँ प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियाँ हिलने लगी। लगभग वहाँ हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्ठास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी लंबी जुबान, जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराते। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो 2 हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियाँ बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला, जो अभी उस नई 2 कलाकृतियों को देख रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।